इस वीडियो में अपन सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है उसके बारे में, उसके सामान्य जानकारी और उसके जो भी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसका अपन अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली होती क्या है? कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है, लिविंग, यानी कि इट मीन्स ये जो सेल की है वो लिविंग बाउंड्री बनाती है, जो प्रत्येक जीवित कोशिका लिविंग सेल्स के जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को घेरे रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है वो 3 लेयर्स, 3 परतों से मिलकर बनता है। और इन जो 3 परतों में जो होता है वो अंदर की और जो बाहरी है वो किसके द्वारा निर्मित होंगी? प्रोटीन। और जो बीच की जो लेयर होगी वो होगी फॉस्फोलिपिड। तो बाहर और अंदर की दोनों झिल्ली होंगी वो यानी 3 लेयर होगी। जो कोशिका झिल्ली है वो 3 लेयर यानी बाहर आउटर और इनर जो लेयर है वो किसके द्वारा बनी होगी? प्रोटीन के द्वारा। और जो बीच की है वो बनी होगी फॉस्फोलिपिड के द्वारा। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को बनाए रखती है और जो प्रोटोप्लाज्म होती है उसकी सेप्ट प्रोटेक्शन करती है। उसकी अंतरकोशिकीय विसरण जो भी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, विसरण और प्राशन, जिसका अपन ने एक अलग वीडियो में अध्ययन किया था, वो जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने के साथ साथ यह विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायता करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है लिविंग बाउंड्री बनाएगी, 3 लेयर के द्वारा बनती है। बाहर की और अंदर की जो होती है वो लिपिड के द्वारा बनती है और जो बीच की जो लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड के द्वारा बनती है। काम सामान्यतः इसका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो भी अलग दूसरी जो संरचना है तो उनके निर्माण में भी सहायता करती है। सेमी परमिएबल यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अनुमति आने जाने का क्रॉस करने की देती है, जबकि कुछ होते हैं वो मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको अपन सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। सबसे मुख्य बात लिविंग बाउंड्री बनाती है जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में यहाँ फर्क क्या आएगा? जो प्लांट सेल होगी उसमें बाहर मेम्ब्रेन झिल्ली की एक सेल वॉल होगी, लेकिन वो नॉन लिविंग यानी कि सेल वॉल होगी, सामान्यतः लिग्निन की बनी होती है, जो एनिमल सेल में नहीं होगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो सेल वॉल के नीचे होगी। किसमें? प्लांट सेल में। जब एनिमल सेल की बात करें सबसे बाहर की बाउंड्री लिविंग होगी और सभी जो सजीव कोशिकाएं होती हैं उनमें होगी। ये क्या काम करती है? जो अंदर का एक सेल है, जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म। अब बात आती है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अंदर का साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो दोनों मिलकर हैं वो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। देखते हैं इसके कार्य क्या क्या होते हैं। कोशिका झिल्ली होती है विभिन्न पदार्थों के, जो कोशिका के अंदर और बाहर, बाहर से यानी कि अंदर जाएंगे, अंदर से बाहर आएंगे, विभिन्न प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, तो उन पर नियंत्रण रखती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य, चयनात्मक यानी सेलेक्टिव, तो ये सेलेक्ट करेगी यानी कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जो क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो नहीं कर सकते, यानी कि ये चयन करती है, उनका सिलेक्शन करती है ये। तो कोशिका झिल्ली कार्य क्या होगी? यह सेमी सेलेक्टिव परमिएबल जो होंगे, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देगी, कुछ को नहीं करने देगी। ये इसका विशिष्ट गुण है ये। और वो भी कुछ में एक्टिव क्रॉस होंगे, कुछ में पैसिव क्रॉस हो सकते हैं। झिल्ली के आर पार, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जो पदार्थों का जो होगा आवागमन जो होगा वो उसको नियंत्रित करती है। सबसे मुख्य कार्य जो होगा, तो सबसे मुख्य कार्य होगा कि कोशिका झिल्ली जो बाहर जो लिविंग बाउंड्री बनाएगी, वो जो कोशिका के अंदर का जो वातावरण और बाहर का वातावरण, उनके बीच में एक एज ए चैनल गेट का काम करती है। चैनल गेट का काम करेगी, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपने अंदर से आर पार होने देगी, जब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको नहीं होने देगी, उनको परमिट नहीं करेगी, अनुमति नहीं होती इनकी। तो ये जो हो गया, ये चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। तो मुख्य कार्य जो हो गया वो कोशिका झिल्ली का हो गया, यानी कि इससे होगा क्या? इससे जो पदार्थों का नियंत्रण होगा, ये अंदर और बाहर का जो पदार्थ हो मॉलिक्यूल का,
उन पर नियंत्रण है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा हो सकता है। यानी कोशिका झिल्ली जो क्या करती है, अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आने जाने के लिए नियंत्रण करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं जिनमें ये मुख्य कार्य हो गए। इसके अलावा दूसरे भी जो अदर्स जो मुख्य कार्य होते हैं उनमें क्या है कि ये एंडोसाइटोसिस होती है कोशिका झिल्ली के सारे कोशिका द्वारा पदार्थों का अंतर्ग्रहण, यानी कि अंदर इंजेक्शन, यानी कि बाहर से अंदर ग्रहण करना, वो कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। नाम से एंडो यानी कि एंडोसाइटोसिस, कोशिका की झिल्ली के अंदर बाहर से बाहरी वातावरण से अंदर के वातावरण की तरफ जो गमन होगा पदार्थों का, वो एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। तो एंडोसाइटोसिस जो क्रिया होती है उसमें कोशिका झिल्ली के सारे ही होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होती है। बाहर से दो प्रकार हो सकते हैं, यानी कि अंदर से बाहर जो पदार्थ आएंगे या अंदर से जो पदार्थ हैं वो बाहर निकलेंगे। इस आधार पे दो प्रकार होगी, तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, बाहर से कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन। दो प्रकार होंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन जो होगा, अंदर जो पदार्थ आएंगे वो लिक्विड फॉर्म में, तो तरल पदार्थों का जो अंतर्ग्रहण होगा वो कहलाएगा पिनोसाइटोसिस, और ठोस पदार्थों का जो अंतर्ग्रहण होगा वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। तो बाहर से जो अंदर अगर तरल पदार्थ के रूप में है तो वो होंगे, वो जो क्रिया कहलाएगी वो पिनोसाइटोसिस, और ठोस पदार्थ में जो अंदर ग्रहण के पदार्थों का तो अंतर्ग्रहण उसको कहेंगे अपन फेगोसाइटोसिस। इसके बाद की जो दूसरी अपन मानेंगे ऑस्मोसिस, उच्च जलीय सांद्रता वाले भाग से निम्न जलीय सांद्रता वाले भाग की ओर जल का आंशिक रूप से सेमी जो परमिएबल झिल्ली है उसके सारे जो प्रवाह होगा वो ओस्मोसिस कहलाएगा। इसमें भी इसी का रोल होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, लेकिन ये किसके द्वारा हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हुआ। इसको अपन कहेंगे ओस्मोसिस। तो इसका भी एक मुख्य, ये किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली में इसका रोल होता है। तीसरा जो होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होगा, अधिक संघन यानी कंडेंस जो पदार्थ है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और पदार्थों का जो गमन होगा वो कहलाएगा विसरण। और यह जो विसरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों ओर की जो सांद्रता इक्वल नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। जब तक दोनों पदार्थों की डेंसिटी है वो दोनों तरफ समान नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए, तब तक की विसरण की क्रिया होती है। विसरण की दर होगी वो गैसीय पदार्थों में सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी लिक्विड में, और सबसे कम और ना के बराबर होगी ठोस में। एक्सोसाइटोसिस एग्जिट, इस प्रक्रिया में क्या होगा, वेसिकल या झिल्ली कोशिका झिल्ली से संलयित होकर अपने पदार्थों को कोशिका के आसपास यानी कि बाहर के जो आसपास के माध्यम से निकाल देती है। सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका जो विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थ होते हैं को कोशिका से बाहर निकाल देती है। टोटली अपोजिट है ये एंडोसाइटोसिस के। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देती है कोशिका, किसके द्वारा, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। तो ये क्रिया भी किसके द्वारा होती है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कि पूर्णतः एंडोसाइटोसिस जो क्रिया यानी बाहर से अंदर के वातावरण जो पदार्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्टा होगा एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो मुख्य विभिन्न प्रकार की जो सेल मेम्ब्रेन में है उसके जो सामान्य जो अपन जानकारी और उसके कुछ जो कार्य थे उनका अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।